हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग बेटा? आज कौन से चैप्टर करने का टारगेट था? फटाफट याद दिला दो यार, मैं भूल गया। फिर मैं शुरू करता हूं। और जो कराया था अभी तक वो होमवर्क कर लिया कि नहीं? जो कराया था अभी तक वो होमवर्क कर लिया कि नहीं? क्वेश्चंस मार्क कराए थे, कर लिए सबने? हेलो दीपांशु, अक्षत, हर्षिता, अनिरुद्ध, अंशिका। एग्रीकल्चर, एडवांस टैक्स और अदर सोर्सेस। चलो जी, शाबाश। शुरू करते हैं जी। शुरू कर रहे हैं हम अदर सोर्सेस से। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, जो कि आपका पेज नंबर 174 पे है बुक में। पेज नंबर 174, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस का जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 56। चार्जिंग सेक्शन के दो सब सेक्शन है, 56 सब सेक्शन 1, 56 सब सेक्शन 2। ठीक है, यहां पे देखो आपकी बुक में यहां चार्जिंग सेक्शन दे रखा है। ऑल राइट, तो चार्जिंग सेक्शन जो है वो 56 सब सेक्शन 1, स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ इनकम्स, जो कि है टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। हेलो संजय जी, टैक्सेबल अंडर द हेड। ठीक है, और 56(2) जो है आपका, उसके अंदर वो जनरल बात कर रहे हैं कि जो भी इनकम टैक्सेबल है जो भी इनकम टैक्सेबल है बट नॉट कवर्ड अंडर द अदर फोर हेड्स या नॉट कवर्ड अंडर एनी अदर हेड, वो आपकी टैक्सेबल है अंडर द हेड अदर सोर्सेस में।
चल रहा है? हेलो, बच्चा पार्टी आवाज आ रही है कि रुक गया सब कुछ? आगे बढ़ूं? चलो भाई, तो फिर आगे बढ़ते हैं। टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस वाली बात चल रही है ना, तो जो टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस इनकम्स हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए सेक्शन 56 में कह रहे हैं फॉर एन इनकम टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस द फॉलोइंग टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। द इनकम शुड बी नाइदर बी सैलरी इनकम नॉर रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नॉर कैपिटल गेन्स, यानी नॉट टैक्सेबल under any other head, not taxable under any other head. Income should not be exempt under section 1031 13A, यानी income should be taxable. Income should be taxable. अब जैसे एग्जांपल्स दे दें तो हमें पता है सैलरी के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं उनकी सैलरी हेड में टैक्स नहीं होती। तो सैलरी रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी एमएलए, not employees of central government or state government, therefore their salaries are taxable under the head other sources. फिर allowances received by MPs or MLAs are generally exempt under section 1017. Remuneration, commission, sitting fees etc. received by non-employee directors. अब नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टर्स जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं फ्रॉम द कंपनी। अच्छा, सिर्फ एक गिफ्ट्स है और ये हम कर चुके हैं। गिफ्ट्स टैक्सेबल अंडर द हेड अंडर सेक्शन 56(2)(10) है ये। फैमिली पेंशन, पेमेंट रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ एक बारी। इसको करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम की। टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम का क्या कॉन्सेप्ट है? If the assessee follow cash system of accounting, interest shall be taxable as and when the same is received. लेकिन if the assessee follows accrual system of accounting यानी mercantile system, तो under the income tax act interest income does not accrue on day to day basis, rather interest income is taxable on the day on which it has actually become due. तो सीधी सी बात है कि आप जिस दिन इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं उस दिन हम टैक्स कर देंगे। तो अगर आपके हाथ में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा,
और अगर मान लो पूरा साल आपने वो पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट है वो रखा है और उसके बाद वो किसी और को दे दिया है और जिस दिन उसको दिया उस दिन इंटरेस्ट टैक्सेबल हो गया है, तो फिर उसके हाथ में टैक्स हो जाएगा। तो इफ द एसेसी डज नॉट होल्ड द सिक्योरिटी ऑन द डे ऑन विच इंटरेस्ट हैज बिकम ड्यू, नो इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल इन हिज हैंड्स। ये बात समझ में आ रही है? तो जिस दिन वो इंटरेस्ट मिलना होता है हम उस दिन ओनर देखते हैं कौन है, और जो ओनर होता है उसके हाथ में इनकम टैक्स कर देते हैं। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट आर एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1015। ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसका ध्यान रखना है आपने। इंटरेस्ट ऑन रिलीफ बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इज एग्जाम्प्ट अप टू 3500 पर एनम, और जॉइंट अकाउंट है तो 7000। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम रिसीव फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1035। किसी म्यूचुअल फंड से या किसी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से मिला आपको कोई भी इंटरेस्ट है तो वो आपका एग्जेम्प्ट है। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस कॉम्पनसेशन, आपको सेक्शन याद है एनहांस कॉम्पनसेशन या कॉम्पनसेशन कहाँ मिलती है? सेक्शन 45(5) आपका कैपिटल गेन में कंपलसरी एक्विजिशन, सेक्शन 45(5) में आपका जो है वो कंपलसरी एक्विजिशन वाला पॉइंट है। तो सेक्शन 45(5) में आप कहते हो कि वहां पे हमने पढ़ा था कि आपको कोई भी, चाहे ओरिजिनल कॉम्पनसेशन पे चाहे एनहांस कॉम्पनसेशन पे, आपको कोई भी इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है तो उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा अंडर दैट अदर सोर्सेज, और उसके अंदर 50% की डिडक्शन मिलेगी। 50% की डिडक्शन मिलेगी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वेयर एनी लैंड और बिल्डिंग और एन एसेसी इज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, द एसेसी इज बाउंड टू रिसीव compensation for the same. If the assessee is not satisfied with the compensation, he can file a case for receiving enhanced compensation. If this compensation, enhanced compensation, is not paid to the assessee on time, interest is payable on such compensation, enhanced compensation. Such interest is taxable under the, as per section 145A, such interest is taxable in the previous year in which it is received, irrespective of the fact to which year it relates. Further, 50% of such interest is allowed as deduction under section 57 and only the balance 50% is taxable. तो ये बात याद रखनी है। फैमिली पेंशन की बात करें तो फैमिली पेंशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझना। फैमिली पेंशन का मतलब वो पेंशन जो व्यक्ति के मरने के बाद परिजनों को मिले, ठीक है। तो बंदे को पेंशन मिलती है तो उसकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल होती है, लेकिन बंदे के मरने के बाद उसके परिजनों को, उसके बच्चों को या उसकी वाइफ को, अगर उसकी वाइफ को अगर पेंशन मिल रही है तो उसे फैमिली पेंशन बोलेंगे। फैमिली पेंशन आपकी टैक्सेबल होती है इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट अंडर द हेड अदर सोर्सेज, बट उसमें आपको एक डिडक्शन अलाउड होती है। डिडक्शन होती है 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन या ₹15,000 विच एवर इज लेस। मैंने सिर्फ ₹15,000 बोला है, पर मंथ नहीं बोला है। इसका मतलब 15,000 का अमाउंट एनुअल अमाउंट है, ये बात याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसके अंदर समझने वाली बात क्या है कि हमारा जो भी फैमिली पेंशन का पॉइंट है उसके अंदर आपको डिडक्शन मिलेगी या तो 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन या ₹15,000 विच एवर इज लेस। तो द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज लोअर ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट्स, ₹15,000 और 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव्ड, ये बात याद रखिएगा। फिर बात आती है इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, बस सीधा याद रख लो कि लॉस होगा तो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले लॉसेस वाले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। अगर आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का बिजनेस है, ठीक है, आप इसके अंदर ये नहीं कर रहे कि आप जुआ खेल रहे हो, आप सिर्फ उन रेस हॉर्सेस को पाल रहे हो, उनको बड़ा कर रहे हो, तो उस केस के अंदर हम समझ रहे हैं कि आपका जो इनकम है वो आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज ली जाएगी। कोई और आप जानवर पाल लो वो पीजीबीपी मान लिया जाएगा। कोई और जानवर के केस में पीजीबीपी है, भाई रेस हॉर्सेज है तो अदर सोर्सेज है, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम कॉम्पोजिट लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। अब आपको याद है हमने हाउस प्रॉपर्टी में एक कॉम्पोजिट रेंट पढ़ा था। कॉम्पोजिट रेंट में हमने क्या पढ़ा था? कॉम्पोजिट रेंट में हमने देखा था कि हमारा रेंट जो है वो अगर सेपरेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी वाला पार्ट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा, दूसरा वाला पार्ट पीजीबीपी में अगर बिजनेस है तो, नहीं तो अदर सोर्सेज में। और वैसे ही अगर इनसेपरेबल है तो सारा का सारा रेंट पीजीबीपी में, अगर उस बंदे का वो बिजनेस है, नहीं तो अदर सोर्सेज में। तो ये वाली बात आपको समझनी है अब, ठीक है, कि अगर उसका बिजनेस नहीं है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रहा है तो अदर सोर्सेज में यहां पे टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। अगर इनसेपरेबल है तो, सेपरेबल है तो सिर्फ वही पोर्शन जो आपका फैसिलिटीज से रिलेट करता है वो वाला यहाँ पे टैक्स होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एनी रेंट ऑफ अदर फैसिलिटी इज सेपरेबल, तो रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। रेंट ऑफ अदर प्रॉपर्टी इज जनरली टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड रेंट ऑफ अदर फैसिलिटी इज नॉट सेपरेबल, उस केस में रेंट इज टैक्सेबल अंडर दैट बिजनेस प्रोफेशन इफ assessee is engaged in the business of such renting।
या फिर रेंट इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज इफ ही इज नॉट एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सच रेंटिंग। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर बिजनेस है उस बंदे का ऐसे ही रेंटिंग करने का, तो फिर क्या पॉइंट है हमारा कि उसके अंदर हम ये मान के चलेंगे कि बीजीबीपी है। अदरवाइज देन बिजनेस नहीं है तुम्हारा, तो फिर उसको हम कहेंगे कि आपका अदर सोर्सेज है। फिर सबलेटिंग, रेंटल इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर रेंटल इनकम, ठीक है ना, तो वो भी आपका अदर सोर्सेज में आएगा। शेयर इशूड बाय अ प्राइवेट कंपनी एट अ प्राइस एक्सीडिंग देयर एफएमवी। अब इसको समझना है बड़े ध्यान से, ठीक है। ब्लैक मनी व्हाइट मनी का चक्कर है इसके अंदर, तो वो समझते हैं ब्लैक मनी व्हाइट मनी का क्या सीन है और कैसे उसके अंदर बात चलती है। ब्लैक मनी वगैरह वाला सीन समझते हैं, चलो। अब इसके अंदर समझने वाला पॉइंट ये है बेटा कि मान लो मेरे पास काफ़ी सारा ब्लैक मनी है और मैं उसे वाइट मनी में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंपनी बनाता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड। फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या मेरे ट्रस्टेड जो भी लोग हैं, ठीक है, उन्हें कहता हूँ कि मेरे से कैश ले लो, ये कैश है, नोट है, ये देखो, मेरे से कैश ले लो और उस कैश के बदले में मुझे यहाँ पे मेरे शेयर्स परचेज कर लो। अच्छा, शेयर्स परचेज कर लो, लेकिन वो जो शेयर्स मैं इनको सेल करता हूँ वो फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज़्यादा पे सेल करता हूँ, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होता है इस केस में दैट इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, मतलब शेयर्स की उतनी वैल्यू नहीं है, उससे ज़्यादा मैं बेच रहा हूँ। तो होता क्या है, मेरा तो सिक्योरिटी प्रीमियम बन जाता है और सिक्योरिटी प्रीमियम इनकम ही नहीं है, तो फिर मेरे को टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो ऐसे केसेस में फुली वाइट मनी बना रहे थे, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए, रोकने के लिए सेक्शन 56(2)(7)(b) लाया गया। उसके अंदर बताया गया कि एक अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं वो प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं, अब सोचो पहली कंडीशन क्या है, प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं और उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे ज्यादा पे बेचे जा रहे हैं, तो फिर उस केस में हम मान के चलेंगे कि जितना अमाउंट उनका उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर है वो हमारी इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेज है कंपनी की। तो इससे क्या होगा कि डिस्करेज हो जाएंगी ऐसी प्रैक्टिसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। तो सेक्शन 56(2)(7)(b applies if all the following conditions are satisfied. पहला, shares are issued by a closely held company, that is a private company, to an Indian resident. In other words, section 56(2)(7)(b does not apply in case of issue of shares by a public company. Shares should be issued at premium. प्रीमियम पे होना चाहिए। अब मान लो आपका शेयर जो है 10 रुपए का, उसकी मार्केट वैल्यू 6 रुपए है और आप उसको 9 रुपए में बेच रहे हो, तो आप डिस्काउंट पे बेच रहे हो, तो लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे बेच रहे हो, लेकिन डिस्काउंट पे बेच रहे हो, प्रीमियम पे नहीं बेच रहे हो, या पार पे बेच रहे हो, चलो 10 रुपए पे बेच रहे हो, तो यू कांट से कि नहीं यहां सेक्शन 56(2)(7)(b लग गया। 56(2)(7)(b डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट पार और डिस्काउंट। द इशू प्राइस ऑफ शेयर शुड बी मोर देन देयर फेयर मार्केट वैल्यू। If all the above conditions are fulfilled, the difference between the issue price of shares and the fair market value shall be taxable as income under the other sources of the company issuing the shares। तो यहाँ पे सिचुएशन देखो, कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000, फेस वैल्यू 100 रुपये, फेयर मार्केट वैल्यू 120 है और आप 130 पे इशू कर रहे हो। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, कंडीशन नंबर 1 चेक, आप जो इशू कर रहे हो प्राइस वो प्रीमियम पे कर रहे हो, कंडीशन नंबर 2 चेक, और तीसरा आप फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर बेच रहे हो, तो यानी वो जो 10 रुपये इंटू 10,000 है यानी 1,00,000 रुपए वो कंपनी की इनकम मान ली जाएगी अंडर द हेड अदर सोर्सेस, क्योंकि कंडीशन सारी मीट हो गई हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। दूसरी बार चलते हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड है, पहली कंडीशन मीट। फिर यहाँ पे ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो प्रीमियम वाली कंडीशन मीट, लेकिन ये तो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे इशू ही नहीं कर रहे हैं, तो एक कंडीशन मीट नहीं हो रही, तो यहाँ पे इनकम नहीं मानेंगे। फिर बात करते हैं, चलो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंडीशन मीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये जो कंपनी है ये 100 रुपये का शेयर 98 में दे रही है, प्रीमियम पे तो जा ही नहीं रहा, प्रीमियम पे जाना भी तो जरूरी है, तो प्रीमियम पे तो जा ही नहीं रहा, तो अगर प्रीमियम पे नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, फिर टैक्स नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे बात करें डी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चलो ये कंडीशन पूरी हो गई। अच्छा, 100 का शेयर 110 में बेच रहे हैं, ये भी कंडीशन पूरी हो गई, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 90 रुपये, तो आप 90 से ज़्यादा पे बेच रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप 110 माइनस 90 इंटू में 40,000, तो जो भी अमाउंट आता है वो आपका इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेस हो जाएगा। तो 110 माइनस 90 आपका 20 आता है, 20 इंटू 40,000 आपका 8 लाख रुपए आ जाएगा, तो 8 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी अदर सोर्सेज में। ये बात समझ में आ रही है?
अब आती है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है? बॉन्ड समझने वाली जरूरत है बेटा जी। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन में क्या होता है समझिएगा जरा ध्यान से। अभी हमने थोड़ी देर पहले इंटरेस्ट पढ़ा था, और इंटरेस्ट इनकम के अंदर हमने पढ़ते हुए ये बात पता करी थी कि जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल ड्यू बेसिस पे नहीं होता, वो उस दिन टैक्सेबल होता है जिस दिन वो मिल जाता है, और जिसके हाथ में मिलता है उसको टैक्सेबल होता है। तो मान लीजिए कि मेरे पास लेट्स से 10,000 बॉन्ड्स हैं जिन पे 6% इंटरेस्ट मिलता है। मैं वो बॉन्ड्स, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो हर साल 31 मार्च को मिलता है, मैं वो बॉन्ड्स 1 फरवरी को अपनी मदर को सेल कर देता हूं, ठीक है ना, और फिर 30 मई को मैं वापस बाय कर लेता हूं। तो 31 मार्च को ओनर कौन था? मेरी मदर। तो जो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी किसके होगी? मदर के हाथों में। मदर मेरी हाउस वाइफ है, उनकी इनकम 2.5 लाख का स्लैब क्रॉस करती ही नहीं है, तो मेरे पहले 2.5 लाख रुपए पे नील पे उनको तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट पे। तो यानी मैंने सारा इंसिडेंस ऑफ टैक्स मदर पे शिफ्ट कर दिया, जिनका एक लोअर टैक्स रेट था, तो इस वजह से मेरा टैक्स बच गया। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट कहती है कि जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफरर के हाथों में, यानी इस एग्जांपल में मेरे हाथों में ही टैक्सेबल होगा। तो अंडर अ बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन अ पर्सन ट्रांसफर्स इंटरेस्ट पेइंग सिक्योरिटीज इन द नेम ऑफ some other person the due date of receipt of interest. Immediately after the receipt of interest, the first person gets the security retransferred in his own name. This practice is generally adopted by persons earning high level of income to evade taxes by transferring securities to person earning low level of income just before the due date of receipt of interest. As per section 94, the interest income shall be taxable in the hands of the person who transferred the security just before the due date of receipt of interest. फिर आता है आपका डिविडेंड स्ट्रिपिंग। हमने इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था रिवीजन में, याद होगा आपको। तो डिविडेंड स्ट्रिपिंग का क्वेश्चन आता है। तो डिविडेंड स्ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है बेटा जी? डिविडेंड जो है एग्जेम्प्ट है इन दी हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। पहले ये एग्जेम्प्ट होता था एक अलग सेक्शन में, अब ये सिर्फ 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। आपको याद है ना सेक्शन 115 बीबीडीए, बहुत बड़ा डिविडेंड आया, याद है ना ये पॉइंट। तो 115 बीबीडीए तो 115 बीबीडीए में 10 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। तो अब लोग क्या करते हैं, अब आप सिंपल सी बात सोचो ना कि आप कोई शेयर खरीदना है और उस शेयर पे डिविडेंड मिलने वाला है, तो हाई प्राइस पे होता है थोड़ा, और जैसे ही डिविडेंड रिसीव हो जाता है वो थोड़ा कम हो जाता है प्राइस उसका, और कम कितना होता है? जस्ट नियर बाय टू द डिविडेंड अमाउंट। तो अगर बात सोचो, आपने एक शेयर खरीदा मान लो 100 रुपए का, तो आपने परचेज किया उसे 100 रुपीज पे, फिर आपने उस पर डिविडेंड रिसीव कर लिया, मान लो डिविडेंड रिसीव कर लिया 10 रुपीज का, फिर आपने उसको सेल कर दिया उसके बाद 90 में। तो अगर हम अदर सोर्स अब देखें, डिविडेंड रिसीव की बात करें, तो डिविडेंड रिसीव तो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है, तो 10 रुपए की आपको एग्जेम्प्ट इनकम होगी। और अगर कैपिटल गेन की बात करें तो उसके अंदर यहाँ पे आपकी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो तो 90 है, और अगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखी जाए तो वो तो 100 है। तो यहाँ पे 10 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्रिएट हो रहा है। अब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ये आप किसी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के एडजस्ट करके टैक्स बचा सकते हो। तो यहाँ पे ये जो 10 रुपए एग्जेम्प्ट मिल गए, इससे तो आपका फायदा हो रहा है ना। तो इसी वजह से डिविडेंड स्ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर हम ये बात कह के आए हैं कि अगर आपको कोई डिविडेंड मिला है और वो आपके हाथों में टैक्स फ्री है, तो आपका जितना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कॉरस्पॉन्ड्स टू दैट डिविडेंड हम वो इग्नोर करेंगे। तो हम ये जो लॉस है इसमें से 10 रुपए माइनस करके कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, मान लो ऐसा होता है कि ये डिविडेंड हमें मिला है 20 रुपए का। कितने रुपए का डिविडेंड मिला? 20 रुपए का डिविडेंड मिला, और यहाँ पे हम इसे 60 रुपीज का बेच पाए। तो अब आप 60 रुपीज का बेच पाए तो आपको लॉस कितने का हो गया? 40 का हो गया। इसमें से आपको डिविडेंड कितना मिला हुआ है? 20। तो आप बाकी 20 का लॉस जो है वो आप रहने देंगे, और ये आपका फाइनल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मान लिया जाएगा। बाकी 20 का लॉस आप रहने देंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है डिविडेंड स्ट्रिपिंग वाला। क्लियर है बेटा? यहां तक जिसको बात समझ में आ गई प्लीज
यस और नो में जवाब दे, मैं देखूं कितने बच्चे जाग रहे हैं, जल्दी जवाब दें। चलिए भाई, बच्चा पार्टी जल्दी से जवाब दें। यस और नो। हेलो कुणाल। चलिए शाबाश, आगे बात करते हैं डिविडेंड स्ट्रिपिंग के बाद। डिविडेंड स्ट्रिपिंग का क्वेश्चन भी हमने देखा भी था, हमने एमसीक्यू। फिर बोनस स्ट्रिपिंग सिमिलर कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 94(8) applies to units of UTI and mutual fund shares. Section 94 would apply if the original units are purchased within 3 months before the record date and are sold within 9 months after such record date. Record date means the date on which bonus units are issued to the existing unit holders. If the original units are sold at a loss, such loss shall be ignored and shall be treated as the cost of acquisition of bonus units. तो यहाँ पे आपने समझना है कि अगर आपके जो ओरिजिनल यूनिट्स हैं अब वो लॉस पे बिकते हैं, बोनस के क्या होता है बेटा, शेयर की प्राइस आधी हो जाती है, ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाती है। तो आपका जो ओरिजिनल शेयर है वो आपने महंगा खरीदा होगा और अब वो लॉस पे बिकेगा, लेकिन एक्चुअली में आपको लॉस नहीं हो रहा क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा शेयर पड़ा हुआ है। तो वो कह रहे हैं जितने भी लॉस पे बिकेगा हम उसे लॉस मान लेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, उस लॉस को लॉस नहीं मानेंगे और उसको नए वाले जो शेयर हैं, जो बोनस शेयर है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। मतलब आप दोनों को एक की तरह देखोगे। और बाकी आपको मैंने टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट कराया हुआ है, बाकी इसके अंदर रिवाइज करना है हमने, ये ऑलरेडी डन है। एक चीज हमने रिवाइज करनी है, डिविडेंड। डिविडेंड के कुछ सेक्शंस हैं जो हमने करने हैं। एक हमारा है 115 ओ, एक हमारा है 115 बीबीडीए, एक हमारा है 1034, फिर एक है 222 ए, 222 बी, 222 सी, 222 डी और 222 ई। ये 5 सेक्शन है। ये 5 सेक्शन आपके डीम्ड डिविडेंड के सेक्शन है। और ये आपका एग्जेम्पशन ऑफ डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स का सेक्शन है। ये आपका डीडीडी का सेक्शन है। और ये वाला सेक्शन अब विड्रॉ हो गया और उसकी जगह 115 बीवीडी आ गया। कहता है डिविडेंड एग्जेम्प्ट अप टू ₹10 lakhs in a year, any excess shall be taxable at the rate 10%। और ये आपके डीम्ड डिविडेंड के सेक्शन है। 222 ए आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स की बात करता है, 222 बी आपका रिडक्शन, 222 सी आपका बात करता है उस केस में जब आप, ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट्स की बात करता है 222 बी। 222 सी आपका लिक्विडेशन, यहाँ 222 डी रिडक्शन है और ये 222 ई लोन वाला है।
जो आप लोन ले लेता है ना कोई डायरेक्टर जिसका 10% से ऊपर वाला सीन होता है, तो वो हमारा 222E है। इन पांचों केसेस में जो टैक्स है वो कंपनी को पे करना है, टैक्स टू बी पेड बाय कंपनी। टैक्स टू बी पेड बाय कंपनी, कौन सा टैक्स पे करना है कंपनी ने? DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये बात याद रखेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्लियर है? एक बार देखते हैं इसका क्वेश्चन आया हुआ है क्या कोई। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सब लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे मेरे साथ। ये आपकी आरटीपी का क्वेश्चन है। मिस्टर का ब्रदर्स माइनर सन ऑन 1/5/2019, वो उसका है, क्लबिंग ऑफ इनकम का क्वेश्चन है। मुझे लगा ये वैसा है। एमसीक्यू देख लेते हैं कोई। नहीं है। एक अमेंडमेंट देख लेते हैं हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। आपकी आरटीपी में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बाद नोटिफिकेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्संस रिसीट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम whom would not 56(2)(10). Section 56(2)(10) brings to tax under the head income from other sources any sum of money received without consideration. If the aggregate value exceeds 50,000 or value of immovable property being land and building or both received without consideration, if the stamp duty value exceeds 50,000, it also brings to tax in case where an immovable property is received for inadequate consideration, the difference between the stamp duty value and actual sale consideration, if the stamp duty value exceeds such excess amount, is more than higher of 50%, 50,000 and 5% of sale consideration. The proviso to section 56(2)(10), however, lists out the circumstances under which any sum of money or value of property would not be chargeable to tax under the head income from other sources. The Finance Number 2 Act 2019 has inserted clause 11 to the proviso to provide that any sum of money or value of property would not be chargeable to tax in the hands of the recipient if it is received from such class of person and subject to such conditions as may be prescribed. Accordingly, the central government has widened this notification, inserted Rule 11 UAC to provide that the provision of Section 56(2)(10) shall not apply to any immovable property being land or building or both received by a resident of an unauthorized colony in the National Capital Territory of Delhi, NCT of Delhi, where the central government by notification in official gazette regularized the transactions of such immovable property based on the latest power of attorney, agreement to sell, will, possession, letter and other documents including documents evidencing payment of consideration for conferring
right of ownership of transfer or mortgage in regard to such immovable property to in favor of such resident। इन्होंने इसका मतलब बताया है दो टर्म्स का। देखो इसके अंदर कहने वाली बात क्या, मैं समझाता हूं। आपने मिस्टर आईडी हटला पढ़ा था ना, मिस्टर आईडी हटला याद है आपको? मैरिज और आपका रिलेटिव और उसके अंदर आपका हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट और लोकल अथॉरिटी। उसके अंदर एक और बंदा ऐड कर दिया इन्होंने। इन्होंने क्या बोला कि अगर नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी या नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो अपनी है, एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है, ठीक है, उसके अंदर कोई बंदा अगर रेजिडेंट है उधर का दिल्ली का और अनऑथराइज कॉलोनी का रेजिडेंट है, तो वो अगर बंदा किसी को भी ये जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से फर्क वाला लैंड दे रहा है या फ्री में भी दे रहा है, उस केस में 56(2)(10) अट्रैक्ट नहीं होगा। तो a person having physical possession of property on the basis of registered sale deed or latest set of power of attorney, agreement to sale, will, possession letter and other document including documents evidencing payment of consideration in respect of property in unauthorized call and includes their legal heirs but does not include tenant, licensee or permissive user। अनऑथराइज्ड कॉलोनी कौन सी होती है? अ कॉलोनी और डेवलपमेंट कंप्राइजिंग ऑफ अ contiguous area where no permission has been obtained for approval of layout plan or building plan and has been identified for regularization of such colony in pursuance to the notification number SO this dated this and this of the Delhi Development Authority। तो होता क्या है बेटा जी कि इन पर्टिकुलर जो अनऑथराइज कॉलोनीज होती है ना, अनऑथराइज कॉलोनीज में जो हमारे रेट्स हैं, जो स्टैम्प ड्यूटीज वैल्यूज हैं, वो बहुत कम लगा रखी होती हैं, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी ज्यादा ही होती है। तो अब उस केस में अगर आप किसी को ये पर्टिकुलरली एसेट दे रहे होते हो तो वो ऑटोमेटिकली 56(2)(10) अट्रैक्ट कर लेता है कि भैया हमारे तो दिक्कत वाली बात आ गई, 56(2)(10) अट्रैक्ट हो रहा है, हमारी कॉलोनी जो है वो अनऑथराइज से ऑथराइज हो गई है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसके अंदर ये क्लॉज डाल दिया कि अगर कोई अनऑथराइज कॉलोनी का बंदा रेजिडेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन ऑफ दिल्ली के अंदर अपने पर्टिकुलर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो किसी और को दे रहा है, चाहे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में दे रहा है, वो एक्चुअली में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में नहीं दे रहा, तो उस केस में आप क्या करोगे? मान लोगे कि ये क्या है, आपका 56(2)(10) की एक्सेप्शन है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप प्लीज इसको समझें, एक बार रीड करें और मुझे बताएं आपको समझ में आया कि नहीं। यस और नो में जवाब दे दें बेटा।